तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथवी अचीवर्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ग्रुप डी के अब से डेली पीवीक्यू और एमसीक्यू आएंगे, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर से मिला करके, और अभी जो बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं उनका एनालिसिस के आधार पर आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चंस पर आधारित हमने ये क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से इसका रिवीजन भी करना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है भाई, देखो ना, कह रहा है यदि प्रतिवर्ष 10% पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 125 के बराबर है तो धनराशि क्या होगी? धनराशि का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्या होगा? ठीक है ना, प्रिंसिपल मूलधन क्या होगा। तो अगर हमें ये बताना है कि मूलधन क्या होगा तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है भाई, तो देखो जरा, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है PR² अपॉन 100²। इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना है, CI और SI का डिफरेंस है 125 इक्वल टू P हमें बताना है, R हमारा कितना है 10%। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, और नीचे बटे में 100 गुणा 100, 100 से 100 आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना? 100, और वो 100 इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो आप कहोगे 12,500 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अगले सवाल पर आओ, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हमें बताना है यदि 2/3A इक्वल टू 3B इक्वल टू 5/4C है तो A अनुपात B अनुपात C बताना है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, देखो जरा, अगर मुझे A अनुपात B अनुपात C निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि A, B और C के साथ में क्या है। देखो जरा, A, B और C के साथ में क्या है? A के साथ में है 2/3, B के साथ में 3 और C के साथ में है 5/4। देखो, जब कभी अनुपात निकालना हो A अनुपात B अनुपात C, तो अनुपात में निकालने के लिए जो A का मल्टीपल, B का मल्टीपल और C का मल्टीपल होता है, अनुपात में वो डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये भिन्न है तो भिन्न पलट जाएगी। 2/3 क्या हो जाएगा? 3/2, और 3 क्या हो जाएगा? 1/3, और ऐसे ही 5/4 क्या हो जाएगा? 4/5। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई? बहुत अच्छी बात है। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो यहां से देखिए, यहां से मुझे क्या मिलेगा? इन तीनों का एलसीएम ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता, हमें भिन्न हटानी होगी। ठीक है ना, भिन्न हटाने का तरीका क्या है? 5 या 15 दूना 30, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा इन सभी भिन्नों में गुणा कर देंगे। मतलब इसमें 30 से गुणा, इसमें 30 से गुणा, और इसमें भी 30 से गुणा। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, और ये जाएगा 6 बार में। तो यहां से हमारा जो A अनुपात B अनुपात C बनेगा, यहां से बचेगा केवल 10, और ये हो जाएगा 24। तो A अनुपात B अनुपात C हमारा क्या हो जाएगा? 15 अनुपात 10 अनुपात 15 या 45, 10 और 24। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहना है? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 37 सही 1/2% की छूट, 37 सही 1/2% की अगर छूट दी गई है तो मेरे भाई मुझे बताओ, मैं ये कह दूं आपसे, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो 37 सही 1/2% है, छूट दिया गया है, तो छूट तो हमेशा MRP पर दी जाती है। तो आप कहोगे इस 37 सही 1/2% का भिन्न में मान होता है 3/8। अगर 8 MRP है तो 3 क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। अगर MRP पर 3 का डिस्काउंट हो गया तो बेचोगे कितने में? आप कहोगे सर 5 रेशियो में। तो 5 रेशियो और रुपए में कितना बेचा गया है? 2500। ठीक है ना, 2500, तो ये 2500 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 500। एक रेशियो का वैल्यू 500, क्योंकि हमें MRP पर अगर बेचना है तो प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है।
देखो अगर एमआरपी पर बेचना जाए, ठीक है ना, यदि छूट नहीं दी गई होती, अगर छूट नहीं दी गई होती तो एमआरपी पर बेचते, तो हमें सबसे पहले एमआरपी निकालना होगा, यानी 1 रेशियो बराबर 500 के है तो 8 रेशियो बराबर हो जाएगा 4000 के। ठीक है भाई, 4000 क्या हो गया, ये 4000 हमारा एमआरपी है, मार्केट प्राइस है। अब कहा गया है अगर मार्केट प्राइस पर बेचते हैं तो 60% का प्रॉफिट होगा, यानी इसको हम लिख देते हैं ये 160 के बराबर होगा, यानी 160% बराबर किसके है, 4000 के। तो 100% हमें निकालना है, क्योंकि हमें तो क्रय मूल्य बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का 100% होता है, यानी सीपी होता है 100%। ये इक्वल हो जाएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 16 दूना 32 और 16 पंचे 80। ठीक है, एक रेशियो बराबर 25 के, तो 100% बराबर 2500। 2500 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको क्या काम करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना है, तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि 44 कुर्सी, 121 बेंच और 11 मेज, ठीक है ना, 11 मेज है, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फर्नीचर हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का एक फर्नीचर हो। मतलब देखो हमारे पास कुर्सी है, बेंच है, मेज है, इन सभी को अरेंज करना है। कुर्सी है 144, 121 बेंच है और 11 मेज है। अगर हमें इन्हें अरेंज करना है तो पंक्तियों की संख्या बतानी है कि कितनी पंक्तियां बनेगी और हर एक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या या फिर हर प्रकार की चीजें समान हो। ठीक है भाई, तो देखो जरा, ऐसे सवाल के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे सवाल के लिए मुझे ये जो 44 कुर्सी है, 121 मेज है और 121 बेंच है और 11 मेज है, इन सभी का हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ लेंगे तभी तो हम पूरा तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं भाई। अगर हम एचसीएफ ले लेंगे तो इन सभी का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 11। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। ठीक है ना, तो हमने कहा एचसीएफ हमारा हो गया 11। अब अगर एचसीएफ 11 हो गया तो मैं कहूंगा हर एक पंक्ति में 11 बिठाना है। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर कितनी पंक्ति बनेगी, तो 44 कुर्सी अगर 11 करके बनाना है तो कितनी बनेगी, 4। यानी क्या हो जाएगा, देखो कैसे होगा, 44 डिवाइड बाई 11 प्लस 121 डिवाइड बाई 11 प्लस 11 बाई 11। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 1। 11 4 15 1 16, यानी कि हमारी कुल पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, कुल पंक्तियों की न्यूनतम संख्या 16, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल कहता है प्रेक्षणों 29 x + 1 33 44 x + 3 x + 6 और 46 का माध्य के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि माध्य को ही हम लोग एवरेज कहते हैं। ठीक है ना, एवरेज कहते हैं। तो देखो माध्य दे रखा है तो हमें क्या चाहिए, हमें तो सबसे पहले गिनती चाहिए कि हाँ है कितने संख्याएं। तो आप कहोगे सर एक संख्या हो गई, 2 संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। ठीक है ना। अच्छा, माध्य 39 है, तब इन प्रेक्षणों की माध्यिका बताना है, मीडियन बताना है हमें। ठीक है ना, मीडियन बताना है। सॉरी, देखो अगर मीडियन बताना है तो मीडियन का काम क्या होता है, पहले हम सभी नंबरों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारी मीडियन होगी। ठीक है भाई, तो यहां से हमें क्या, पहले तो इसका माध्य दिया है तो पहले हम इस माध्य से x निकालेंगे। ठीक है, x निकालेंगे तो x क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। तो इन सभी 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा आप कहोगे 7 गुणे 39 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू इन सभी का योग। अगर मैं इन सभी का योग करूं तो देखो 9 3 12 12 4 16 16 6 16 6 22, ठीक है ना, 22 6 28 28 और 3 31,
और एक 32 का 2, हाथ में 3, ठीक है, हाथ में 3। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 3 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16, यानी 162, 162। और प्लस कितने हो जाएंगे, x 2x 3x, आप कहोगे 3x प्लस 162। अब ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। देखो 6 2 8 1 9। अच्छा देखो यहां से कट सकता है, अगर इसको छोटा कर लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो 3 से हम काट दे तो 3 से ये कटेगा, 3 5 15, 3 चौको 12, उधर भी कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 तो ऐसे रहेगा, और ये 3 एकम 3, 3 39, ठीक है ना। 13 7 91, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 13 7 91 91, और ये इधर जाकर के माइनस होएगा 50 इतना, ठीक है ना। तो यहां से देखा जाए तो 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 37, सॉरी ये 54 है, 54, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 37, यानी x का जो मान है वो कितना हो गया, 37। अब अगर मुझे बताइए आप, x का मान 37 हो गया तो ये जो संख्या है x प्लस 1, ये कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी 38। ये कितनी हो जाएगी, 37, और ये 40 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 43। अब हमें तो 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या बतानी है। अगर 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या बतानी होगी तो कौन सी संख्या होगी भाई, चौथी संख्या होगी। चौथी संख्या असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या होगी 29, उसके बाद होगी 33, उसके बाद होगी 38, और उसके बाद होगी फोर्थ नंबर होगा हमारा, क्या होगा हमारा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हमारी होगी 40, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है भाई, चलिए कैलकुलेटिव नंबर था, इसको आसानी से लगा भी सकते हैं। अगले सवाल पर आओ। यदि किसी संख्या का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है, ठीक है, देखो जरा, अगर मैं कहूं किसी संख्या को हम मान लेते हैं x, संख्या को क्या मान ले हम, x मान ले। एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है x, इसका 30%, 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू 30% का 3/10। 120 के 15%, देखो 120 के 15% का मतलब समझ रहे हैं ना आप, 120 का 15% ये कितना हो जाएगा, 120% भी हो कह सकते हैं इसको। 120% का मतलब है 6/5, 6/5 इंटू 15, ठीक है ना। यही तो कह सकते हैं भाई, 120/100, 20 छक्का 20, 20 पंचे 120, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, और इंटू 15। 21 अधिक है, कौन, ये अधिक है ना। अगर ये अधिक है तो मैं कह दूं, अगर इधर 21 जोड़ दिया जाए तो ये दोनों संख्याएं आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा 5 या 15, 6 या 18, और ये 21। अब देखो यहां से और भी कटेगा, ये 3 कटे, क्योंकि हमें x चाहिए, x चाहिए, तो ये देखो 3, ये 3 कटेगा, और इधर से क्या उठ जाएगा, 3 ये कट जाएगा, और 3 7 21, ठीक है, 7 6 13, x जाकर के उधर हो जाएगा। देखो x बड़ी ही कमाल का चीज है, ठीक है ना, उसको लाते हैं और फिर उसी का मान बताते हैं, तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 130। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल कहता है, एक छात्र का अंक गलती से 48 के बदले 84 अंकित हो गया, जिसकी वजह से पूरी कक्षा का औसत अंक 1 बढ़ गया। पहले क्या औसत था, पहले औसत हमारा कितना था, पहले हमारा औसत था भाई कितना था, पहले हमारा औसत जो भी हो हमें नहीं पता क्या था, लेकिन हमें यह पता है कि गलती से 48 की जगह पर 84 हो गया, ठीक है। अगर 84 हो गया तो देखो कितने का डिफरेंस हुआ है, आप कहोगे 84 से 48 में डिफरेंस हुआ है, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, और 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, 36 का डिफरेंस हुआ है। इसी 36 की वजह से पूरी कक्षा में 1-1 का डिफरेंस हुआ है, बढ़ गया है। अगर 1-1 बढ़ गया है तो ये जो छात्रों की संख्या है, जब 36 नंबर सब में 1-1 बढ़ा है तो छात्रों की संख्या सिंपल सी बात है 36 ही होगी, ठीक है, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है, क्या कह रहा है, आधार से P और Q दूरी पर एक ही सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 27 और 63 है, ठीक। आधार से P और Q दूरी पर, देखो
बहुत ही अच्छा सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, ये बेहतरीन सवाल है, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। खास करके रेलवे में तो ट्रिग्नोमेट्री पूछता है, और ट्रिग्नोमेट्री में ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछता है। देखो जरा, हमने कहा ये एक आधार है, आधार से कुछ दूरी पर कहा P और Q दूरी पर, क्रमशः P और Q दूरी पर, ठीक है ना, P और Q दूरी पर, आधार से P और Q दूरी पर एक ही सीधा रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण। देखो अगर कहा गया है P और Q, P यहां पर होगा, क्यों यहां पर होगा, देखो ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, मान लिया जाए ये A है, ये B है और ये C है, एक पॉइंट यहां पर कहीं है D, ठीक है ना, एक पॉइंट यहां पर कहीं पर है ये D, और यहां से हमने एक ट्रायंगल यहां बना दिया। अब यहां से देखा जाए तो ये जो छोटा कोण होगा ये तो 27 होगा, और ये बड़ा कोण कितना होगा, 63 होगा। लेकिन अब यहां से कहा गया है कि P और Q दूरी से, यानी कि जो छोटा एंगल है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस पूरी कितनी है, P है, और ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, Q है, ये बात कह दी गई है, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं कहूं 63 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे tan 63 इक्वल टू h, इसको h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई ही बताना है, h अपॉन Q, ठीक है ना, h अपॉन Q। ऐसे ही जब tan 27 को माने तो h अपॉन P हो जाएगा, h अपॉन P हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो जाए तो tan 27 और 63, अगर 27 और 63 का सम किया जाए तो देखो क्या होगा, 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो इस 27 को मैं लिख दूं, इस 27 को लिख दूं tan 90 माइनस 63, ठीक है, h अपॉन P। तो ये क्या हो जाएगा, cot 63 हो जाएगा, cot 63 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cot 63 इक्वल टू h अपॉन P। तो मुझे बताओ अगर cot 63 है तो tan 63 का अपोजिट है ना, तो इस tan 63 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं, tan 63 बराबर क्या दिया हुआ है, h अपॉन Q, और tan प्रागैतिहासिक 63 अपोजिट है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H, जनक कहा जाता है, इक्वल टू H अपॉन Q। देखो H इधर जाएगा तो H स्क्वायर बराबर PQ हो जाएगा, तो H बराबर अंडर रूट PQ। देखो भाई ये सवाल इतना अच्छा है कि हर एक एग्जाम में, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQ, ऑप्शन नंबर। को बताता हूं, थोड़ा डायग्राम बना करके टाइम जरूर लगा, लेकिन आपको एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ में आया ये होगा। पीरियड, अगले सवाल ये पीरियड था और एक पाइप ये पीरियड 56 घंटे में एक टैंक भर। अब देखो यहाँ पे आता है, मैंने आपको क्या बताया है कि इसको अलग अलग पार्ट में 16 घंटे अधिक लगते हैं, निमांस कहा जाता है, कि जॉन निमांस ने इसके बारे में बताया। समय में घंटों में अकेले रिसाव टैंक का 83% भाग थे, को खाली उसके समय के तो आखेटक थे ही थे, मतलब शिकारी थे ही थे आखेटक। देखो एक पाइप मान लिया जाए, एक पाइप है A, उसके अलावा पशुपालन भी करते थे। कितने घंटे में, 56 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है ना। एक के बाद ही वो था ताम्रकालीन सभ्यता, ताम्रकालीन संस्कृति कही जाती थी। तांबे का भी नहीं है, कह रहा है इस नल, इस टंकी में एक रिसाव है, अगर रिसाव है तो पानी निकलेगा, लेकिन जब पानी निकलेगा तो क्या नल ए बंद रहेगा, नहीं, बंद नहीं रहेगा, वो भी चलता रहेगा, भरता रहेगा। इसकी वजह से 16 घंटे अधिक लगेंगे। अगर 16 घंटे अधिक लग रहे तो 56 घंटे पहले लग रहे थे, 16 घंटे इसमें बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 6 62 10 72, क्या ये 72 घंटे हो जाएंगे। यानी कि अब टंकी को भरने में कितना लगेगा समय, लौह युग का प्रयोग होता था, 72 घंटे, ठीक है ना, 72 घंटे लगेंगे। तो टंकी में पानी कितना आएगा हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों के एलसीएम से। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो होता था एलसीएम लेने का ट्रिक, देखो मेरा एलसीएम एसपीएफ वाला एक बेहतरीन वीडियो आया हुआ है, जो हमने ग्रुप डी के लिए ही बनाया है, अभी कॉन्सेप्ट वीडियो बिल्कुल डिटेल में हम लोग बनाएंगे, प्रयोग होता था, ठीक है ना। तो देखो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख देते हैं, उससे छोटा तो एलसीएम हो ही नहीं सकता, तो आपको वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था। अब 56 से पूछेंगे आप क्या आप इसको काट पाओगे, कहेगा नहीं नहीं हम नहीं काट पाएंगे, लेकिन हमारा कोई भाई बंधु है, क्या भाई बंधु है, 8 और 7, 8 तो इसको पूरी तरीके से काट देगा, लेकिन 7 नहीं काट पाएगा, तो हम कहेंगे 7 यहाँ पर हो जाएगा, यानी यही इसका एलसीएम होता था। अब अगर ये इसका एलसीएम हो गया
तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 7, ठीक है ना, इसकी क्षमता 7 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, देखो 7 8 8 9 72, ये इसकी 9 हो जाएगी। अकेले ए 9 पानी भरेगा, लेकिन जब ए और बी दोनों चलेंगे तो 7 पानी भरेंगे। इसका मतलब क्या है, ए अगर 9 पानी भरता है तो उसमें से बी 2 निकाल देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है। तो देखो बी की क्षमता आ गई, बी की क्षमता हमारी आ गई, तो हमें बताना है कि रिसाव अकेले टैंक के 83% भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना भाई। तो देखो जरा यहां से सॉल्व कर लेते हैं। हमारा टोटल कितना है 72 इंटू 7, ये हमारी पूरी टंकी है, लेकिन पूरी नहीं खाली करनी है, इसकी 83% मतलब है 83/100, और इसको पूरा को खाली करना है। तो खाली करने के लिए बी खाली करेगा, तो बी का समय कितना लगेगा ये हमें बताना है। बी का टाइम कितना हो जाएगा, बी की क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, देखो जरा अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 36 दूना 72, ठीक है 36 दूना 72। तो यहां से अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 3683 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लौह युग आ जाता था, और लौह युग जो था मतलब कि आयरन एज, तो ये कहा जाता था वैदिक पीरियड में इसका प्रयोग होता था, वैदिक पीरियड में उसका 8 छंग 48 प्रयोग होता था, वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था। 18 के 8 हाथ में 1, 3 तरह का 9 1 10, 8 छंग 48 और 10 58 के 8 हाथ में 5, 8 अधिक 24 24 5 29, यानी कि 29 88 इसका इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन अभी गुणे में 7 भी तो है, अगर ये भी करते गुणा तो ये क्या हो जाएगा 7 8 56 का 6 हाथ में 5, ठीक है ना, 7 8 56 का 6 हाथ में 5 7 8 56 5 61 का 1 हाथ में 6, 7 में 63 और 6 59 का 9 हाथ में 6, 7 2 14 14 6 20, ठीक है ना, और बटे में 100, ठीक है, बटे में 100 है। जब 100 काटेंगे तो देखो क्या होगा, जब हम 100 काटेंगे तो 1 2 209.16 209.16 लगभग के आसपास है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो 210 पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आओ, अगला सवाल क्या कहता है, देखो अगला सवाल क्या कहा जाता था वैदिक पीरियड में इसका प्रयोग होता था, वैदिक पीरियड में उसका प्रयोग होता था, वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था। 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पाइप के खुले रहने की अवधि ए बी और सी के लिए क्रमशः 3:2:1 है। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टाइम, ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइम के अनुपात में समानुपातिक है। पाइप ए को कितने समय लगेगा, देखो अगर पाइप ए को 3x समय लगता है, अगर पाइप ए को 3 यहाँ लिख देते हैं 3x समय लगता है, तो बी को कितना लगता है 2x लगता है, और सी को कितना लगता है x लगता है। ये बात समझ में आई, अब समझो, मैं कह दूं ए किसी को 6 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तो मुझे बताओ इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो एलसीएम हो जाएगा 24, यानी उस टैंक में पानी कितना आ सकता है, उस टैंक में पानी आ सकता है 24 लीटर। तो इनकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी, 6 चौको 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24। समझ रहे हो ना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो देखो जरा, मैं कहूं ए एक समय में 4 लीटर पानी भरेगा, बी एक समय में 3 भरेगा, और सी एक समय में 2 भरेगा। भरना कितना है 24, लेकिन चलने का समय क्या है, ए चलेगा 3x टाइम, बी चलेगा 2x टाइम, और सी चलेगा x टाइम। तो देखो जरा इनमें इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो यहाँ पर 4 गुणा 3x, 3 गुणा 2x और 2 गुणा x, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 4 3 12x, 3 दूना 6 12 6 18 18 2 20, आप कहोगे 20x चला पूरा, है ना, 20x चला, और इस प्रकार से पानी भर गया, ठीक है ना, इस प्रकार से पानी भर गया। तो 20x बराबर किसके हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 1 मिनट, यहां से क्या हो जाएगा 4 3 12, अगर देखा जाए 4 3 12, ठीक है, 3 दूना 6 और 2 4 3 12, 3 दूना 6 12 6 18 2 20, 20x चलेगा, 20x समय तक चलेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाए x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 24
बटा वैदिक युग में लौह ठीक है ना, युग का 24 बटा प्रयोग 20 होता था। यहाँ से अगर मैं कहूँ 4 छंग 24 4 पंचे 20 वैदिक 4 छंग 24 4 पंचे 20, तो हमारा जो आंसर है वो ए का समय बताना है ना, ए का समय हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान कितना है 5 बटा 6, तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंची 10, 2.5 घंटे। तो ये कुछ होता था। वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था। 24 ये गलत हुआ है, ये यहाँ पर सही कर लीजिए, पूरा ही मिटा देते हैं। 24 बटा 20 एक्स, ये हो जाएगा 4 वैदिक युग में 4 लौह युग का तो ये हो जाएगा था। ठीक, ये कहा जाता था वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था। ठीक है, 6 बटे 5, ये हो जाएगा कितना 6 बटे 5, 6 बटे 5, तो 6 3 18, 18 बटे 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 बटे 5, तो हो जाएगा 5 3 15 पीरियड में उसका प्रयोग होता था। वैदिक युग में लौह युग का आंसर हो जाएगा कितना हमारा 3.6 घंटे में। ठीक है ना। अगला देखो जरा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 64√3 है तो उसकी भुजा क्या होगी। देखो जरा, किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये कितना है 64√3 दिया हुआ है, √3 से √3 कट जाएगा तो भुजा जो है हम इसको मतलब कि आयरन एज, तो ये कहा जाता था वैदिक पीरियड में इसका प्रयोग होता था। वैदिक, ठीक है ना, 64 इंटू 4। देखो यहाँ से अगर 64 इंटू 4 कर देंगे तो देखो ए स्क्वायर बराबर इतना है, तो 8 8 64 हो जाता था आपका लौह युग आ जाता था। कि जो हमारा लौह युग जो था 8 गुणे 2 मतलब कि आयरन एज, तो ये कहा जाता था वैदिक पीरियड में इसका प्रयोग होता था। वैदिक, देखो ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लेवल यही है, बहुत ही बेहतरीन अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाइए। देखिए इस तरह से कैसा क्वेश्चन कहा गया है, पीरियड में उसका प्रयोग होता था। वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था। व्यास वाली ठोस गोले को पिघलाया गया और 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास और 4 सेंटीमीटर वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था। टैंक का निर्माण किया गया। टैंक की मोटाई क्या है, टैंक की मोटाई बताना है। देखो समझो जरा, कहा एक 6 सेंटीमीटर व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 3। इसको पिघलाया गया, ठीक है ना। अगर इस गोले को पिघलाया गया तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कहोगे आप 4/3, पाई को ऐसे ही रहने दो और 3 का क्यूब, क्योंकि रेडियस का क्यूब है। ठीक है, ये जितना इसका आयतन होगा पिघला करके एक खोखला बेलन बनाया गया है, तो वही तो खोखले बेलन के बराबर ही तो होगा। तो आप कहोगे खोखलाकार बेलन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर खोखला बेलन होगा जाता था तो लौह युग आ जाता था। जो लौह युग जो था मतलब कि आयरन एज, तो ये कहा जाता था वैदिक पीरियड में इसका प्रयोग होता था। व्यास होगा और एक आंतरिक व्यास होगा। तो देखो बाहरी व्यास अगर 4 दिया है तो बाहरी रेडियस यानी कि कैपिटल आर कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां देखा है पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बाहरी व्यास तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या को हम आर में ही मान लेते हैं इंटू एच। एच कितना है 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास। अच्छा एक मिनट, 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास यानी कि 5 दे रखा है, रेडियस 5 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस पीरियड में उसका प्रयोग होता था। वैदिक युग में लौह युग का प्रयोग होता था। लंबाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 4 है। तो बस यहीं से सॉल्व करिए आप इस क्वेश्चन को। बस यहां से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, इस 4 से इस 4 को काट देंगे, इस 3 से इस 3 में से 2 बचेगा सिर्फ, तो यहां से हो जाएगा 3 तमा 9, यहां से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इधर भेजेंगे और 9 को उधर भेजेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अगर आर 4 आ गया है तो कैपिटल आर कितना है 5 है। तो हमें जो मोटाई बतानी है, मोटाई क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ऐसे सवाल भी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। सोचो सीजीएल वाले क्वेश्चन यहाँ पर ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, इतना ज्यादा लेवल का डिफरेंस है।
लेकिन क्या कर सकते हैं, सवाल पूछा है तो और टीम इसका प्रयोग होता था, क्या उपयोग करते थे, क्या उपयोग करते थे, ठीक। तो तीसरा जो आ जाता था लौह युग, तीसरा जो आ जाता था वो आ जाता था आपका लौह युग आ जाता था। और लौह युग जो था मतलब कि आयरन एज, तो ये कहा जाता था वैदिक पीरियड में इसका प्रयोग होता था, वैदिक पीरियड में उसका प्रयोग होता था, वैदिक युग में, वैदिक युग में लौह का प्रयोग होता था। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। मैंने आपको 4 चौको 16, 4 छन 24, 4 छन 24, 4 पंचे 20, देखो 6 पंचे 30, 30, ठीक है ना। m बराबर कितना आ गया 30। लेकिन मुझे बताना यह है कि 16 दिन में पूरा करना चाहता तो कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे। 20 मजदूर पहले लगे थे, अब कितने हो गए 10, कितने बढ़े हैं आप हो गए 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, 2 पुरुष 2 महिला और 1 लड़के की दक्षता 7:5:3 है। ठीक है, 2 पुरुष 2 महिला और 1 लड़का मिलकर एक काम को 4 दिनों में करते हैं। भाई जितने पुरुष हैं, देखो जरा यहाँ पर, देखो यहाँ पर कहा जितने पुरुष हैं, जितनी महिला है और जितने लड़के हैं, उनकी ही हमें क्या दिया हुआ है, दक्षता दे रखी, दक्षता दे रखी है, और उतने उतने ही लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ 2 पुरुष 7 रेशियो, 2 महिला 5 रेशियो और 1 लड़का 3 रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 5 15, ये मुझे 15 सभी के हो जाएंगे। यानी कि टोटल वर्क की बात किया जाए, टोटल वर्क इनकी क्षमता हो जाएगी सभी की 15, और अगर 15 क्षमता से पूरे 4 दिन काम करते हैं तो इनका काम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60 काम हो जाएगा। ठीक है भाई, 60 पूरा काम हो जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि पूरे काम को 1 पुरुष और 1 महिला मिलकर कितने दिनों में करेगी। तो देखो 60, 1 पुरुष, अगर 2 पुरुष की क्षमता 7 है तो 1 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी 7/2। ऐसे ही 2 महिला की क्षमता है 5, तो 1 महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी 5/2। ठीक है, 7 5 12, 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा 60, और ये 2 पलट के ऊपर हो जाएगा 2/12। ठीक है, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, इसको सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरल करना है। सरल करना है तो आपको पता है बोर्ड मास से लगाते हैं, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब होता है गुणा, फिर डिवाइड। ठीक है, ये ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, ये सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर सबसे बड़ा। ये मल्टीप्लाई, गुणा, और फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां से देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी छोटा। ठीक है, तो -2 -3 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, 12 में से जाएगा तो बचेगा 13, सॉरी 12 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11, 11 में से 18 में से 11 जाएगा तो बचेगा 34, यानी कि 34 - 17, 17 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चनों को बिना पेन चलाए सॉल्व करना है, बिना ही कुछ भी किए हुए। ठीक है, स्क्रीन पर ही ऐसे सीधा सॉल्व कर देना है। देखो 36 और 4 के बीच का मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का गुणनफल बताना है। 36 और 4 के बीच मध्यानुपाती, देखो भाई मध्यानुपाती क्या होता है, √a/b। a क्या है 36, b क्या है 4। ठीक है, तो यहां से देखा जाए अगर √36 × 4 किया जाए तो यहां से 6 हो जाएगा बाहर, और यहां से हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12। इसका जो मध्यानुपाती हो गया 12। लेकिन तृतीयानुपाती की बात किया जाए, तृतीयानुपाती के लिए हमें x मानना पड़ेगा। ठीक है, तृतीयानुपाती के लिए x मानना पड़ेगा, और x क्या हो जाएगा, देखो 36 4, इसका तृतीयानुपाती मान लिया x। अब 3 संख्या है लेकिन 4 की तरह काम कराना है, तो बीच वाली को रिपीट करेंगे, यानी कि 4 × 4/36 = x, यही तो हो जाएगा x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 9 36। तो हमारा जो इन दोनों का गुणनफल बताना है, यानी कि 12 × 9, तो 12 × 4/9 है, सॉरी 4/9, तो 3 तरक का 9, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, 16/3, 16/3 इसका आंसर हो जाएगा। है कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है ऑप्शन है तो हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, बना लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है 1 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 से विभाज्य। तो देखो 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होंगी, तो आप कहोगे 200/4, तो कितनी हो जाएगी 4 पंचे 20, 50। लेकिन 200 में 5 से डिवाइड होने वाली कितनी है 40, तो हमें 4 या 5 से, तो 4 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 90, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आओ।
अगला सवाल क्या कहता है, इन सभी का माध्य बताना है। माध्य और माध्यिका का अंतर। अच्छा, माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्य और माध्यिका का अंतर बताना है तो देखो जरा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याओं में 4 इधर की हट जाएंगी, 4 इधर की हट जाएंगी, तो बीच में बचेगा 1, और वही इसका क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है ना, माध्यिका वही हो जाएगी। तो देखो जरा, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम ऐसा करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में गिन लेते हैं सीधा सीधा। तो जो है माध्यिका क्या हो जाएगी, देखो माध्यिका क्या हो जाएगी, जरा समझिएगा। देखो इनमें सबसे छोटा संख्या मुझे क्या दिख रही है, सबसे छोटी संख्या दिख रही है 43, ठीक है ना, 43। उसके बाद देखो कौन सी संख्या सबसे छोटी है, 49, 2 हो गई। 53 3 हो गई, ठीक है ना, 53 और ये 53, ये भी 4 संख्याएं हो गई। देखो 1 2 3 4, 4 संख्याएं हो गई। अब 53 से बड़ा संख्या कौन सी है, आप कहोगे 56, तो यही इसकी क्या माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका कितनी हो गई, 56। अब माध्य के बारे में जान लेते हैं, माध्य क्या हो जाएगी। माध्य क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाई संख्या। देखो 3 6 9 9 3 12 12 9 21 21 2 23 23 3 26 26 और 8 34 34 2 34 2 36 1 37 का 7, हाथ में 3, 6 6 12 6 18 18 5 23 23 23 और 6 23 6 29 29 4 33 33 5 38 38 5 43 43 और 4 47, ठीक है ना, 47 और 3 50, ठीक है ना, साथ ही तो हाथ में आया था, ठीक है। 50 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कितनी संख्या है, 9 9 9 छक 54, 9 पछे 45, 9 पछे 45, कितना बचेगा 5, 9 छक 54, ठीक है ना, कितना बचेगा 3, 9 तिया 27, यानी 46.3, 56। अंतर बताना है ना, अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 56 माइनस 46.3, यहां से माइनस करेंगे तो 0.3 करके आएगा आंसर, 46 10.3, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल कहता है द्विघात समीकरण यदि 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 है के मूल समान है। अगर मूल समान होता है तो द्विघात समीकरण का सलूशन क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि b² बराबर 4ac। यहाँ पर 9 क्या है a, 6 के क्या है b और 4 क्या है c, तो यहाँ पर रख देंगे देखो b² यानी 6k² इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4। ठीक है, तो बस यहां से देखा जाए 36k² बराबर 4 गुणे 9 गुणे 4। देखो 36 से 36 जाएगा, k² बराबर 4, तो k बराबर कितना हो जाएगा 2, k बराबर 2, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है ना, क्या होगा प्लस माइनस 2, यानी कि प्लस माइनस 2 के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, या तो प्लस या तो माइनस 2। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। देखो ग्रुप डी में ये बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल पूछ रहे हैं और हम उसको लगातार आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सलूशन और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं जो बच्चों से एनालिसिस पर आधारित है। तो आगे आने वाली सभी शिफ्टों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर पढ़िए। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।